तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मैथ मास्टर पर। आज मेरे भाई आज का जो सेशन है वो हर एक बच्चे के लिए स्पेशल होने वाला है। एडवांस मैथमेटिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है नंबर सिस्टम। आज का जो सेशन है वो नंबर सिस्टम पर बेस्ड है और स्पेशल चीज आज के सेशन की ये है कि आज का सेशन रैपिड फायर राउंड तरीके से रहेगा। मतलब स्पीड थोड़ी सी ज्यादा रहनी है आज के सेशन की, राइट। उससे ये रहेगा, आपको मैं एक ये जरूर आइडिया जरूर देना चाहूंगा कि आपको ऐसे ऐसे तैयारी करनी है कि आप भी इस तरीके से स्पीड के साथ में सवाल लगाएं। और नंबर सिस्टम यार देखो हर एक का फेवरेट है ना। तो क्योंकि उसके सवाल को लगाने में मजा आता है, ऐसा लगता है जैसे दिमाग की बत्तियां खुल रही हो, राइट। तो इसमें अगर स्पीड बढ़ाएंगे भी तो आपको इंटरेस्ट ही आएगा। तो हम स्पीड का सबसे बेहतर एग्जांपल मुझे लगता है आप नंबर सिस्टम वगैरह या टाइम एंड वगैरह ऐसे टॉपिक से देखें, फिर उसके बाद धीमे धीमे सारे टॉपिक्स पर ये स्पीड जो है इंप्लीमेंट कर दी जाए तो एकदम माहौल ही बन जाए। मतलब हर एक बच्चा फिर कम से कम टाइम में अपने पेपर को सॉल्व कर सकता है। तो आज का जो सेशन रहने वाला है नंबर सिस्टम का, लगभग 15 सवाल आपको लगवाए जाएंगे, 15 से ज्यादा ही रहने वाले हैं। और उन्हें कोशिश किया जाएगा कि उन्हें कम से कम टाइम में आपके सामने एलैबोरेट किया जाए। तो ज्यादा चीजें एलैबोरेट नहीं करूंगा और आप उन्हें लगाने की भी कोशिश करना, साथ में मजा आएगा आपको। ज्यादा कुछ होता नहीं है नंबर सिस्टम में, अगर आपको एक बार जड़ पकड़ में आ जाए तो आप सारे सवालों को बड़ी आसानी के साथ में लगा सकते हो। कोई बड़ी चीज नहीं है, राइट। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। तो शुरुआत करते हैं आज के सेशन की और आज के सेशन का पहला सवाल है आपके सामने। वन ऑफ द मोस्ट रिपीटेड कॉन्सेप्ट। देखो आप पिछले 3-4 साल का पेपर उठा के 72, 88, 99 पता नहीं किस किस से डिवाइड कर रखा है। तो 10 अंकों की संख्या दे रखी है तो मैं एक बड़ी सी आपसे बोला है 72 से डिवाइड करो। यहां पर मैंने आपको सिखाया था कंबाइंड डिविजिबिलिटी रूल। जब भी आपको किसी बड़े नंबर से डिवाइड करने को बोला जाए, अब उसका डिविजिबिलिटी रूल तो आपको आता नहीं है, तो क्या करो वहां पर कंबाइंड डिविजिबिलिटी रूल लगाओ। वहां पर ऐसे फैक्टर करो उनके जो आपस में कोप्राइम हो। तो अब यार 72 का हमें नहीं आता है कि 72 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, इसके कोप्राइम फैक्टर कर लो। तो कोप्राइम फैक्टर क्या हो जाएगा, 8 × 9, 8×9 72। और 8 और 9 आपस में कैसे है, कोप्राइम है। तो अगर कोई नंबर 8 से कट रहा है और 9 से कट रहा है तो वो 72 से भी कटेगा। दैट मीन्स हमें इस नंबर पर 8 और 9 की डिविजिबिलिटी अप्लाई करनी रहेगी, राइट ना। तो अब अगर हम इस नंबर पर 8 की डिविजिबिलिटी अप्लाई करें, 8 की डिविजिबिलिटी कहती है आखिरी के 3 नंबर 8 से कट जाए। इसका मतलब 7b6। अब b की जगह पर कितना रखा जाए, आपके पास लास्ट में 7b6, b की जगह पर कितना रखेगी, 8 से कट जाए, 0 रख के देखो, 70 है ना। 8 8 64, 66 नहीं कटेगा। फिर 1 रख के देखो, 71। अब कितना हो गया, बोले सर 76, फिर से नहीं कट रहा है। मैंने कहा 2 रखो। तो जब 2 रखोगे तो 8 ने 72, फिर 6 बच गया। क्या करें, 3 रख लेते हैं। जब आप 3 रखोगे तो आपके पास वैल्यू कट जाएगी, तो b बराबर आ जाएगा 3। 8 ने 72, 1 बचा, 8 दूनी 16, तो b की वैल्यू कितनी आई, 3। याद करो मेरे भाई, मैंने रिपीटेशन पॉइंट सिखाया था आपको कि जब 8 की डिविजिबिलिटी पे जो सेकंड नंबर का रिपीटेशन होता है, 8 की डिविजिबिलिटी पर सेकंड नंबर का रिपीटेशन 4 अंकों के बाद होगा, हमेशा ध्यान रखो। और कई कई बार ये तीसरा वाला गायब कर दे, जहां पर अभी 7 है ना आपका, कई बार ये वाला गायब कर देते हैं। तो इसका रिपीटेशन कितने बाद होता है, 2 के बाद होता है, राइट। जैसे अगर यहां पर 7 है तो अगला क्या होगा, 9 भी होगा, पिछला 5 भी 8 से कट रहा होगा। इसी तरीके से अब b बराबर, अगर आपने यहां पर 3 फाइंड आउट कर लिया है, 4 का रिपीटेशन लगाओगे, 4 3 7 भी होगा। b की वैल्यू 3 भी पॉसिबल है और 7 भी पॉसिबल है। चलो भाई 8 का हमने काम कर लिया। अब 9 की डिविजिबिलिटी, तो 9 की डिविजिबिलिटी मैंने बोला था जो भी 9 बन रहा है उसे हटा दो, उसको काट देना, 9 बना के हटाते जाओ। तो 5 और 4 9 गया, 7 और 2 9 गया, 1 9 ये सीधा सीधा जाएगा। अच्छा इसके बाद में क्या हो गया, बोले सर 6 और 6 12 और 1 मिनट, 3 अगर नहीं, अभी 3 नहीं ले सकते यार क्योंकि अपने पास 2 वैल्यू है, राइट। 3 नहीं ले सकते क्योंकि अपने पास 2 वैल्यू है। तो अपने पास आया फिर 6 और 6 12 और 7 19, 19 में से 18 हट जाएगा। 9 की डिविजिबिलिटी 1 + a + b। आपके पास ये डाटा आया जो कि 9 से डिविजिबल होना चाहिए। यही तो निकल के आया, अपन ने बाकी सब सॉल्व कर लिया। अब हमें मालूम है कि अगर हमने मेरे भाई b की वैल्यू यहां पर रखी 3, तो a की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 3 और 1 4 5 होनी चाहिए, तब भी चीजें बन जाएंगी। अच्छा अगर मैंने b की वैल्यू रखी 7, 7 और 1 8, तो a की वैल्यू 1 होनी चाहिए। दोनों पेयर पॉसिबल है, ए और बी की दो दो वैल्यू हो सकती है, ए और बी की 3 और 5 वैल्यू हो सकती है, 1 और 7 हो सकती है। अब क्या करें, अब यार अगर हमें ये देखो यार, जो हमसे फाइंड आउट कराया है वो क्या है, ये आपका √8a - 4b। और अगर √8a - 4b कर रहे हो, a बराबर अगर 1 रखा तो ये हो जाएगा 8 - 28।
8 माइनस 28 मतलब माइनस का रूट 20। तो यार माइनस का रूट 20 तो इमेजिनरी नंबर दे देगा, तो इस सवाल में कहीं पर भी माइनस का रूट 20 नहीं है, तो आपका ऑप्शन बनेगा नहीं, तो इसलिए आपका दूसरा पेयर तो हो गया खराब। अब बस पहले पेयर को पुट कर लो, 8 की वैल्यू ए की वैल्यू 5 रखोगे तो ये हो जाएगा 8 पंचे 40 माइनस बी की वैल्यू 3 रखा तो 4 तिहाई 12, तो रूट 40 माइनस 12 मतलब रूट 28, ऑप्शन ए करेक्ट है। ये सवाल तुमसे पूछा गया एसएससी सीजीएल मेंस में 29 जनवरी, अभी लास्ट टाइम पे हम लोगों ने ज्योमेट्री में भी तो मेंस के सवाल लगाए ना, देख रहे हो ना कि कैसा मजेदार पेपर आता है। तो चीजों को एकदम हलवा नहीं मत बनाओ, और ऐसा भी नहीं कि इतना कठिन है कि तुमसे सॉल्व ना हो, अगर पढ़ोगे तो सॉल्व होगा। जो क्रैक करते ना, जिनकी ज्वाइनिंग भी होती ना, वो भी बच्चे ही होते तुम्हारी जैसे, बस वो पढ़ रहे होते, तुम भी पढ़ना शुरू करो तुम्हारी भी नौकरी लगेगी। राइट, आ जाओ अगले सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक धनात्मक संख्या। वाह, बहुत मजेदार सवाल। ये सवाल मैं जाने कितने बार अपने सेशंस में डिस्कशन कर चुका हूं। सवाल किस में आया? एमटीएस चपरासी, एमटीएस के एग्जाम में। एमटीएस को चपरासी नहीं बोलते हैं, मैं बोलता हूं मल्टी टैलेंटेड स्टाफ। मल्टीटास्किंग स्टाफ होता है ना, नहीं, मल्टी टैलेंटेड स्टाफ, ये बहुत टैलेंटेड होते हैं। इनको पता होता है कि सरकारी नौकरी में काम कैसे नहीं करना है। आप देखो जाके किसी भी ऑफिस में, ऑफिसर जो होगा ना, जो साइनिंग अथॉरिटी है, वो भाई साहब फाइलों में घिरा बैठा होगा, है ना, भयंकर काम उस पर पड़ता है क्योंकि वो जिम्मेदार होता है। लेकिन ये जो होते हैं मल्टी टैलेंटेड स्टाफ वाले जो लोग होते हैं, इन्हें पता है कि आराम कैसे करना है। ये इन कभी भी देखना, ये एकदम टेंशन फ्री होकर बढ़िया मस्त चौड़ में बैठा होगा। अगर तुम जाके शकल से पहचानना अगर शुरू करो ना, तो जो तुम्हें दिखाई पड़ रहा ना, बोले यार ये तो अफसर जैसा लग रहा है, बढ़िया टांग पे टांग रख के बैठा है, और ये एक दूसरा ये फाइलों में यार मुंडी दिए पड़ा है, ये कोई क्लर्क क्लर्क टाइप का होगा जो वो बैठा है ना टांग पे टांग, वो ये है ना? इसीलिए इसका पेपर बड़ा कठिन आता है। देखो सवाल, ये एमटीएस के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। क्या दे रखा है इन्होंने कि एक धनात्मक संख्या और उसके व्युत्क्रम उसका रेसिप्रोकल है, उनके बीच का जो डिफरेंस है वो आपको दे रखा है 170। रुक जाओ, उनके बीच का जो अंतर है वो 175/144 के गुना से बढ़ जाता है जब हम उस संख्या में 20% की वृद्धि कर दें। मेरे भाई ये 20% की वृद्धि क्या शो कर रही है? 1/5 करना पड़ेगा ना संख्या का, तो संख्या कितनी माने? 5 मान लेते हैं। लेकिन यार यहां पर कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, 5 मानोगे तो तुम माना हुआ नंबर और एग्जैक्ट नंबर बीच में गुणा करके झोल कर दोगे जाके, तो मेरे हिसाब से 5x मान ले, चलेगा? तो हमने मेरे भाई नंबर मान लिया यहां पर 5x। अब सवाल की जो पॉइंट है उनका कहना यह है कि संख्या और संख्या का रेसिप्रोकल मतलब 1/5x, ये डाटा, राइट, ये डाटा 175/144 गुना हो जाता है। ये जो है ये 175/144 गुना हो गया। कब हो गया? जब हमने संख्या को 20% कर दिया। मतलब ये जो अंतर है, ये जो इतनी लाइन लिखी कि एक धनात्मक संख्या और उसके व्युत्क्रम के बीच का जो अंतर है, इस लाइन में अगर हम संख्या की वैल्यू 20% बढ़ा दें तो ये डिफरेंस 175/144 गुना हो जाएगा। तो अब अगर संख्या की वैल्यू अगर 20% बढ़ाई कितना हो जाएगा? 6x। तो 6x पे यही लाइन अप्लाई करोगे तो ये कितना आएगा? 6x माइनस का 1/6x। ये अगर कर दे रहे, ये जो अंतर, पुराना अंतर 175/144 गुना हो जाएगा नए अंतर के। ये बात रही, बात समझ गए? अब क्या किया जाए? अब क्रॉस मल्टीप्लाई करके कैलकुलेशन वाला काम शुरू करो। कैलकुलेशन तो यार गुरु अच्छी खासी दिखाई पड़ रही है हमें, कुछ कर सकते हैं, एलसीएम ले लो यार। ये हो जाएगा 25x² माइनस 1/5x इंटू 175/144, ये बराबर हो जाएगा मेरे भाई 36x² माइनस 1/6x। राइट, x से x गया, x से x गया, 6 से अगर मैंने इसको कैंसिल किया तो ये कितने बार जाएगा? 144, 24 पंचे 120, 24 छिक्का 144, ये गया 24 बार मेरे भाई। 5 से अगर मैंने कैंसिल किया तो ये कितने बार जाएगा? 35 बार जाएगा। ये कुछ निकल के आया डाटा, क्रॉस में मल्टीप्लाई कर दो, 24 को उधर भेज दो, बात खत्म। 24 को उधर भेज दो, बात खत्म। 35 से गुणा अगर किया, 35 गुणे 25 तो 30 माइनस 5 900, 875। तो ये हो गया आपका 875x² माइनस का 35, और ये बराबर हो जाएगा 24 अगर हम उधर लेके जा रहे हैं तो 24 और 36, 900 में से 36 गया तो 864,
एक्स स्क्वायर माइनस का 24। आप लोग ये सोच रहे सर जी इतने बड़े बड़े गुणा मन में कैसे कर ले रहे हो? मैंने सिखाया तुम्हें वर्गांतर कॉन्सेप्ट, है ना। हम क्या देख रहे हैं, हमें 24 और 36 करना है। 30 प्लस 6 दिख रहा है, 30 माइनस 6 दिख रहा है। 30 का वर्ग 900 में से 36 घटाए 864। वैसे ही 25 और 35, 30 प्लस 5 30 माइनस 5 वर्गांतर। 900 में से 25 घटाए 875। बात समझ गए ना, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अब मेरे भाई 864 को इधर लेके आएंगे तो ये कितना बचेगा आपका 11x स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा 11 बचेगा। इसका मतलब एक्स स्क्वायर बराबर 1। और इन्होंने एक बात पहले ही बोल रखी कि धनात्मक संख्या, हमें पता है एक्स स्क्वायर बराबर अगर 1 आए तो एक्स की कितनी वैल्यू बननी है, क्वाड्रेटिक है, दो वैल्यू +1 और -1। लेकिन -1 हम ले नहीं सकते क्योंकि सवाल ने पहले ही बोला है कि धनात्मक संख्या भाई पॉजिटिव नंबर है, नेगेटिव ले नहीं सकते हो। तो एक्स बराबर कितना आया 1। अब एक्स बराबर 1 आया, उन्होंने कहा संख्या बताओ, संख्या कितनी थी 5x। तो 5x बराबर 5, ऑप्शन सी करेक्ट है। बड़ा मजेदार सवाल था, बढ़िया क्वेश्चन था, नोट कर लेना यार, गलत नहीं करना कभी भी ऐसा सवाल फंस जाए। अब ठीक है, आ जाओ अगले सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, माना x वह सबसे बड़ी संख्या है जिससे जब 448, 678, 908 को डिवाइड कर रहे हैं तो हर एक स्थिति में 11 रिमाइंडर मिल रहे हैं। 11 रिमाइंडर का मतलब क्या हो गया, अगर हमने 448 में से 11 हटा दिया, 437 डिवाइड कर दिया होगा, 11 रिमाइंडर मिल गया। तो यार अपन ये 448 में से 11 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 437 पूरा पूरा कट गया होगा, राइट। अच्छा उसी तरीके से 678 में से अगर 11 रिमाइंडर आ रहा है, 11 घटाएंगे 667, 667 पूरा पूरा कट गया होगा। उसी तरीके से 908 में से भी अगर 11 को रिजॉल्व करना है तो ये कितना आ जाएगा 900, 897। सही है गलत बोलो हाँ या ना, यही है 897। ये कुछ चीजें निकल के आई कि भाई इतना हमारे पास ये पूरा पूरा कट गया होगा। अब आपसे पूछा गया बताओ भाई कौन सी संख्या से कटेगा, तो अब आपको पता करना है कि भाई ऐसी एक संख्या बताओ जो इन तीनों को पूरी पूरी काट जाए। इसका मतलब क्या करना है, इनका HCF फाइंड आउट करना है। तो आप HCF फाइंड आउट करना शुरू करो, कैसे भी किया जाए, राइट। यार हमें दिखाई पड़ रहा है 7 लास्ट में है, 7 लास्ट में होने का मतलब 1 मिनट, हाँ ये तो ऐसे तो नहीं जाएगा, 11 तो नहीं दिख रहा है हमें, और किसी से जाएगा ये 23 से जा रहा है, 23 से जा रहा है, 23, हाँ 23 से इधर भी जा रहा है, 23 से इधर भी जा रहा है, और 23 से इधर भी जा रहा है। लो भाई 23 से कट रहा है। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये जा रहा है 23 इंटू, अगर 23 से भाग कर रहा हूं 23 एकम 23, 23 निम्मा 207। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये कितने से जा रहा है, ये जा रहा है 23 गुना 23 दूनी 46, 23 निम्मा 207। और यहां पर अगर मैं आ जाता हूं तो ये जा रहा है आपका 23 इंटू 23 तिहाई 69 और फिर 207 तो 39। ये कुछ बात बनी, इसका मतलब HCF कितना हो जाएगा 23। बहुत बढ़िया यार। तो आंसर कितना, यहां से HCF कितना हो गया, बोले 23 वो बड़े से बड़ा नंबर है जो इन तीनों संख्याओं को जब डिवाइड किया जाएगा तो हर हालत में 11 रिमाइंडर दे रहा होगा। तो हमने वो नंबर पता कर लिया। इन्होंने कहा कि अगर हम इस नंबर से 147 को भाग करें, राइट, इनका कहना यह कि अगर हम 23 से 147 में भाग करें तो रिमाइंडर कितना आएगा, तो यार 23 गुणा 6 138 कट जाएगा पूरा पूरा। इसका मतलब रिमाइंडर आ जाएगा आपके पास 9, और यही इस सवाल का उत्तर है। रिमाइंडर ही पूछा है ना, तो रिमाइंडर कितना आएगा, बोले 9 आएगा, ऑप्शन डी करेक्ट है। लग गया सवाल। ये HCF LCM का कॉन्सेप्ट है, नंबर सिस्टम में भी आता है, राइट। जब आपसे, अच्छा अभी थोड़ी देर के बाद में एक कॉन्सेप्ट और आएगा जहां पर जैसे इन्होंने इस बार रिमाइंडर दे रखा है सेम रिमाइंडर दैट इज 11। कई बार ऐसा भी होगा कि जब 11 नहीं दिया जाएगा, सिर्फ इतना बोलेंगे कि सेम रिमाइंडर, तब क्या करते हैं उन नंबर्स का आपस में डिफरेंस निकाल के फिर उसका HCF लेते हैं, राइट। चलो भाई आगे आ जाओ। अब अगला सवाल बहुत मजेदार सवाल है, बहुत उम्दा लेवल का सवाल है। दो तरीके से सवालों को सॉल्व करते हैं इस सवाल को। एक होता है मेरे भाई बेसिक सॉल्यूशन, बेसिक सॉल्यूशन। अब बेसिक सॉल्यूशन के लिए सबसे पहले हमें ये रिकरिंग फ्रैक्शन अच्छे से आना चाहिए। रिकरिंग फ्रैक्शन क्या होता है, जो नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन होते हैं जो कभी खत्म ही नहीं हो रहे हैं। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब जैसे अगर मैंने लिखा कहीं पर 4/5 क्या होगा इसका, तो आपको सर 0.8, कहानी खत्म। दैट मीन्स ये क्या है, टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है। और अगर यहीं पर मैं लिख दूं 4/3, अब क्या होगा, तो आपको सर 1.333, कभी खत्म होगा ये। हम लिख जरूर देते हैं 1.3, लेकिन कभी ये खत्म नहीं होता, ये 333 आगे बढ़ता रहता है। ये से क्या कहते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। तो जब यार नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन आएगी तो उसके वो जो रिपीटेशन है उसको हटाने के लिए हम लोग क्या यूज कर देते हैं,
बार यूज कर देते, तो इसे हम ये लिखते हैं कि 1.3 और जो भी टर्म रिपीट हो रहा है उसके ऊपर बार चढ़ा देते हैं, तो इसका मतलब 3 के ऊपर बार लगा, इसका मतलब 3 रिपीट हो रहा होगा। अगर कहीं पर मैं ऐसे लिख दूं कि 5.27 और दोनों के ऊपर मैंने बार लगा दी, तो इसका मतलब ये है कि 5.27 और इस तरीके से ये कहानी आगे बढ़ती रहेगी। अच्छा, एक और बात बता रहा हूं, अगर कहीं पर लिख दिया मैंने कि 5.027 और मैंने मेरे भाई सिर्फ 27 पे बार लगाया, इसका मतलब 0 अब रिपीट नहीं होगा, जिस पर बार लगाए सिर्फ वही रिपीट होगा। तो 5.0 और फिर से 27 करते चले जाइए, ये रिपीटेशन होगा। ये हुआ तुम्हारा नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन का प्रेजेंटेशन। बात समझ में आ गया, राइट? अब यार ये तो प्रेजेंटेशन हो गया, अब इनका कॉन्सेप्ट क्या होता है जरा उसको भी समझो कि भाई अगर कहीं पर हमें इस तरीके से कुछ डाटा लिखा दे दिया गया तो उसको हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट कैसे करेंगे। जनरली बच्चों को आता भी है, जैसे अगर कहीं पर लिखा है कि 0.3 पर बार लिखा है, तो क्या होता है कि भाई जो भी फ्रैक्शन लिखा है वो लिख दिया, और जितने पर बार आए, जितने भी अंकों पर बार आया उतने 9 डिनोमिनेटर में डाल दो, तो 3/9 ये हो गया। अगर मैंने कहीं पर लिख दिया यहां पर 0.25 और दोनों पर बार लगा दिया है, तो इसका क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा, और दो अंकों पर बार लगाए तो 2 बार 9, 99 हो जाएगा। अगर मैं कहीं पर लिख दूं इस तरीके से 0.148 और तीनों अंकों पर बार लगा दीजिए तो कितना हो जाएगा, बोले सर 148 और 3 अंकों पर बार लगाए, इसका मतलब अपॉन में 999, ये हो जाएगा। ये तो आसान तरीका हो गया। अब इसके बाद आता है कॉम्प्लिकेटेड तरीका। वहां पर क्या रहता है, जब डेसिमल के बाद कुछ अंकों पर बार लगा होगा और कुछ पर बार नहीं लगा होगा। जैसे अगर मैं इसी सवाल को एक और नए तरीके से लिखूं, मैं कुछ ये सवाल दे दूं कि 0.148। अब एक बात बताओ, क्या ये दोनों वैल्यूज बराबर है? क्या ये दोनों वैल्यूज बराबर है? नहीं है, इसमें तीनों पर बार है, इसमें 2 पर है। अगर हम इसको ओपन कर रहे होते तो क्या होता, 0.148 ऐसे आगे बढ़ता, लेकिन अगर इसे ओपन करेंगे तो क्या बनेगा, 0.1484848। समझ गए ना? तो दोनों सेम नहीं है। अब इसे सॉल्व करने का तरीका क्या है, समझ के करना, गलत नहीं करना है कभी भी। बात समझ गए? क्या करना है हमें, हमारे पास जो भी पूरा नंबर है वो लिखो, 148 लिखा, जितने पर भी बार नहीं है उसको घटा दो। कितने पर बार नहीं है, एक पर नहीं है, वो घटा दिया। ये तो हो गया तुम्हारा न्यूमरेटर। न्यूमरेटर कैसे पता किया, जो भी नंबर है वो लिख लिया, उसके बाद में जितने पर बार नहीं है वो घटा दिया, ये हो गया न्यूमरेटर। अब डिनोमिनेटर क्या है, जितने अंकों पर बार लगाए उतने 9, तो हमारे पास 2 अंकों पर बार लगाए तो इसका मतलब 99, और जितने पर भी बार नहीं लगा है उतने 0, तो एक पर बार नहीं लगाए तो 1 0। ये हुआ इसका फॉर्मेट। बात समझ में आई? बोलो हाँ या ना। एक बार इसी चीज को एक बार अपने सवाल के ऑप्शन से भी समझ के देखो। जैसे अगर कहीं पर लिखा है 0.04 और ये सिर्फ 12 पर बार लगा है, तो इसका मतलब इसे आप कैसे लिख रहे होगे, आप लिखोगे 412, पूरा नंबर है 412। कितने पर बार नहीं है, बोले सर 4 पर बार नहीं, 0 4 लिखो या 4 लिखो, बात तो एक ही है ना। तो वो 4 को आप घटाएंगे अपॉन 2 अंकों पर बार लगाए तो 2 बार 9, और 2 अंकों पर बार नहीं लगाए तो 2 बार 0। ये हुआ इसका फॉर्मेट। बात समझ गए? ये इसका बेसिक फॉर्मूला मेरे भाई, समझ पाए होंगे, स्क्रीनशॉट ले लो, आपके काम की चीज है। अब यार मैं जो सिखाना चाह रहा हूं आपको वो 2 तरीके से सिखाऊंगा। क्या होता है, कई बार यार ऐसे सवाल को हम बड़ी अप्रोच के साथ में सॉल्व कर जाते हैं। मैं आज सीधे सीधे वही अप्रोच ही सिखाऊंगा, क्योंकि अगर ये सॉल्व करने की बात रहेगी तो सॉल्व तो आप ऐसे करोगे कि जब भी हम लोग इस तरीके के फ्रैक्शन को या डेसिमल को यूज करते हैं तो डेसिमल के आगे वाला पार्ट अलग सॉल्व कर लो। तो आगे वाला पार्ट क्या रहता है, 11 + 12 - 33, सॉरी 22, राइट। ये हमने एक पार्ट अलग कर लिया, और दूसरा पार्ट हमने अलग लिख लेना है, 0.4 पर बार, 0.4 पर बार। उसके बाद में क्या है, प्लस 0.567, 567 और 67 पर बार है। उसके बाद में क्या है, माइनस 0.59 और 9 पर बार है। इसे बस सॉल्व कर जाइए, ये हो गया आपका 0, तो इसका काम खत्म, आपको सिर्फ इसे सॉल्व करना है। सॉल्व करने का प्रोसेस वही बनेगा कि 4/9 और प्लस, अगर देख रहे हो तो 567 -5 करोगे तो कितना आएगा, 562 आएगा। 562 डिवाइडेड बाई
2 बार बार है, 1 बार नहीं है, माइनस इसे 59 में से 5 गया 54 आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 90। अब इस फ्रैक्शन को आपको सॉल्व करके आप अपने आंसर तक पहुंच पाएंगे। ये होता है इसका बेसिक तरीका, लेकिन जरूरी नहीं कि यार हर बार सवाल को बेसिक से ही लगाओ। कई बार क्या होता है सवाल वो आपकी अप्रोच चाहता है, क्योंकि अगर इस तरीके से सवाल सॉल्व करो तो आपको लगभग 1 मिनट लग रहा होगा, कैलकुलेशन मिलती है इस सवाल में, लेकिन यहां पर एक अप्रोच भी लग रही होती है। अप्रोच क्या लग रही होती है? अगर आपकी ऑब्जर्वेशन अच्छी तो आप समझ पाओगे, कोशिश करना मेरी बात को समझने की। अगर आप समझ गए मेरी बात को तो इस तरीके का सवाल आप सिर्फ और सिर्फ 5 या 6 सेकंड 8 सेकंड तक में सॉल्व कर सकते हो। लेकिन मैं एक चीज के बारे में आपको बता दे रहा हूं कि ये बात समझने के लिए आपको दिमाग बहुत ज्यादा लगाना पड़ेगा, ठीक है? कोशिश करना बात को समझने की, क्योंकि हर एक के बस की बात है नहीं। क्लियरली बोल दे रहा हूं। पॉइंट क्या है यार, अगर मैं यहां पर ऑब्जर्वेशन का खेल है, जो भी खेल है वो सिर्फ ऑब्जर्वेशन का खेल है। अगर मैं यार इस चीज को देख रहा हूं तो यहां पे हमें डिनोमिनेटर कितना मिल रहा है? कुछ नहीं करना है तुम्हें, कुछ नहीं करना है सवाल में, ये सब कुछ भी करने की कोई जरूरत नहीं। तुम सीधे सवाल तुम्हें मिला, सिर्फ ऑब्जर्व करो। ऑब्जर्व करो, मुझे ये बताओ यहां से डिनोमिनेटर कितना मिला? 9 मिल रहा है। डिनोमिनेटर 1 हो गया 9। यहां से डिनोमिनेटर कितना मिल रहा है? 9 9 और 0। अगर मैं यहां से बात करूं तो यहां से डिनोमिनेटर 9 मिल रहा है, यहां से अगर बात करूं तो यहां से डिनोमिनेटर 990 मिल रहा है, यहां से 90। यही तो मिला डिनोमिनेटर, ये तो दिमाग में आ गया ना। अब क्या करोगे, आपकी फ्रैक्शंस बनेंगी फाइनली सॉल्व करने पर, एलसीएम लेना पड़ेगा ना डिनोमिनेटर का। तो डिनोमिनेटर का एलसीएम कितना है जरा? 9 90 और 990 तीनों का अगर एलसीएम लिया तो डिनोमिनेटर का एलसीएम कितना आया? बोले सर वो आ जाएगा 990, वो आ जाएगा 990। ये तुम्हारा डिनोमिनेटर होगा हर हालत में सॉल्यूशन का। अब 990 अगर सॉल्यूशन का डिनोमिनेटर होगा, इसका मतलब क्या है? 1 अंक पर बार नहीं होगा और 2 अंक पर बार होगा। ये ऑब्जर्वेशन स्ट्रेटजी है। अगर ये तुम समझ पाए तो समझने की कोशिश करना है। फिर से समझा रहा हूं, यहां पर डिनोमिनेटर कितना मिल रहा था? 9 इस फ्रैक्शन में, इस फ्रैक्शन में 990, इस फ्रैक्शन में 90। जब हम तीनों फ्रैक्शंस को फाइनली सॉल्व करेंगे तो बेसिकली जो डिनोमिनेटर एलसीएम लेके सॉल्व करोगे वो क्या निकल के आएगा? 990 ही तो आना है। तो आंसर का जो डिनोमिनेटर है दैट इज 990। इसका मतलब ये है कि आंसर के 2 अंकों पर बार होगा और 1 अंक पर नहीं होगा। अगर आप अपने पहले ऑप्शन को देखो, दोनों अंकों पर बार है। दूसरे ऑप्शन के भी दोनों अंकों पर बार है। चौथे ऑप्शन के 2 अंक पर बार नहीं है लेकिन 2 अंक पर बार है, तो ये भी मैच नहीं कर रहा है। सिर्फ तीसरा ऑप्शन ऐसा है जिसके 2 अंकों पर बार है और 1 अंक पर बार नहीं है, तो यहां से आपका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अब तुम्हारे दिमाग में एक कीड़ा काटेगा, बोले सर जी अगर ऐसे 2 ऑप्शन हो जिनमें दो ऑप्शन अगर ऐसे मिल जाए जिनमें 2 अंकों पर बार हो, एक पे ना हो, तो क्या करें? देन सॉल्व इट। अगर इतना ही दिमाग लगाने का शौक है। ये तुम्हारे एग्जाम का ही सवाल है, मेंस में आया हुआ है, 3 फरवरी 2022 को मेंस में आया हुआ सवाल है। वो सवाल पूछने का प्रोसेस ही यही होता है, राइट? कि अगर वो ऑब्जर्वेशन अप्रोच लगवा रहे होंगे तो वो ऑप्शन ही ऐसे देंगे, और अगर उन्हें सॉल्व करवाना होगा तो इसका मतलब फिर वो कैलकुलेटिव टाइप की श्रेणी में जाएगा सवाल, फिर आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। फिर समझ गए? तो कैलकुलेट करने के लिए पूरा प्रोसेस समझा दिया, बाकी ऑब्जर्वेशन भी सिखा दिया। और ये ऑब्जर्वेशन अप्रोच आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगी, आप किसी का भी वीडियो देख लेना जाके, है ना? जब भी देखने को मिलेगी आज के बाद ही मिलेगी। चलो आ जाओ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? ओहो, ये सवाल मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है नंबर सिस्टम के डिविजिबिलिटी फैक्टर से। करना क्या रहता है आपको भी पता है, पावर फैक्टर बाहर कॉमन लेते हैं। क्या ले लिया जाए? 5 की पावर 71 को कॉमन ले लो, राइट? 5 की पावर 71 कॉमन लिया, हमारे पास बचेगा 1, फिर 5 की पावर 1 5, फिर 5 का स्क्वायर 25, फिर 5 का क्यूब 125, एक और बचा 5 की पावर 4 625। बन गए सब, पांचों आ गए। अब क्या करें? टोटल करो, 625 125 750 हो गया, 775 780 781 आ गया। तो सॉल्व करने पर ये आपको मिलेगा 5 टू द पावर 71 इंटू 781, राइट? कितना हो गया? कितने से कट रहा है? 71 से। तो अब देखे यार, अपने पास जो ऑप्शन है 5 का तो कोई काम दिख ही नहीं रहा है, कोई 5 का मल्टीपल ही नहीं है। तो अपनी नजर सिर्फ यहां पर रखो कि यार ये किससे कट रहा है। तो यार साफ साफ 11 से अगर कैंसिल करोगे 71 बार जाएगा। इसका मतलब ये 71 का मल्टीपल है, सो रिक्वायर्ड नंबर किससे डिविजिबल हो गया? 71 से। मजेदार सवाल आते हैं मेंस में भी, कुछ आसान भी आएंगे, कुछ कैलकुलेटिव। अब जैसे पिछला सवाल था वो कैलकुलेटिव था, तुमने अप्रोच लगाई, तुमने 6 सेकंड में कर लिया, बाकी लड़का तो 1.5 मिनट लगाएगा ना। बात समझ में आई ना? तो कैलकुलेटिव था तो आसान भी है, हर हर लेवल का सवाल एग्जाम में आएगा। आओ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है? ये 36 फिर से आ गया,
वही कंबाइंड डिविजिबिलिटी रूल। अगर 36 से डिविजिबिलिटी चेक करनी है तो कंबाइंड डिविजिबिलिटी रूल कहता है को प्राइम फैक्टर करो 4 इंटू 9, 9 चौको 36, 4 और 9 की डिविजिबिलिटी लगाओ। अब इन्होंने कहा है कि यार 4 की डिविजिबिलिटी ये होती है कि आखिरी के दो नंबर 4 से कट जाए, तो लास्ट में 8, तो y की वैल्यू कितनी रख सकते हैं, 0 रख दो, तब भी 4 से कटेगा। अगर मैं 2 रखूं रिपीटेशन 2 पे होगा, 28 भी कटेगा, 48 भी कटेगा, 68 भी कटेगा, 88 भी कटेगा। y की 5 वैल्यू आई, क्या करें, सवाल पढ़ो रास्ता बताएगा क्या करें। तो y के अधिकतम मान के लिए, अब y की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। कि अगर y की वैल्यू 8 रख दे रहे हो तो 88 मैक्सिमम हो सकता है। बात समझ में आई? तो पता लग गया कि कौन सी वैल्यू फाइनल हुई, y बराबर 8 फाइनल हो गया। अब अगला पार्ट क्या करना है, बोले सर जी अभी x निकालना है, तो x निकालने के लिए क्या किया जाए, 9 से गया, 9 के पेयर हटाते जाओ, 7 और 9 ये हट गया, एक ये वाला, ये 1 हट गया। अब तुम्हारे पास बचा मेरे भाई 8 7 15 और 5 20, यही तो दिख रहा है, 7 5 12 और 8 20, क्लियर है। तो 20 में से 18 हटा दो, तुम्हारे पास बचा x प्लस 2। अब अगर ये तुम्हारा 9 से डिविजिबल होना है, इसका मतलब x बराबर 7 रखो, तो y बराबर 8 फाइनल हुआ, x बराबर 7 फाइनल हुआ। ऐसे ही करते कैलकुलेट, पूरा डिटेल में करवा चौथ नहीं मचाना यहां पर कि एक एक चीज बना रहे हो, ऐसे ही सॉल्व होता है यार। जब एग्जाम में बैठे तो मुक जब तुम लगाते हो क्या करते हो, यही काटा पीटी चलती है तुम्हारी भी, कुछ नई लॉजिकल चीज नहीं बता रहा हूं, वो तरीका बस आपके सामने डिस्कस करता हूं जिस तरीके से तुम खुद सवाल की प्रैक्टिस करते टाइम सवाल को सॉल्व कर रहे होते, और वही तरीका यार अच्छा भी होता है यार, जिस तरीके से बच्चे को काम करना है वही तरीका सिखाओ ना उसे। अब तुम्हें पता है कि यार x बराबर अगर 7 है तो x स्क्वायर कितना हो जाएगा, 49 इंटू 10 अगर कर दिया तो ये कितना हो जाएगा, 490। अच्छा माइनस, फिर उसके बाद में 3y स्क्वायर, y बराबर है आपका 8, 8 का वर्ग 64 गुना 3 192, एक हटना 192। अब क्या किया जाए, इसे घटा लो, तो यार मैं 490 में से अगर 190 घटाऊं 300 बचेगा, 2 और घटा दो 298, ऑप्शन डी करेक्ट है। सीजीएल प्री में आया सवाल है, अच्छा क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। हाँ तो ये मैक्सिमम नंबर पे ध्यान देना, अगर वो मिनिमम पूछ देता तो सवाल अलग तरीके से लग रहा होता, राइट, वैल्यू के अकॉर्डिंग अपन चल लेंगे। वाह, रिमाइंडर्स थ्योरम का ये कॉन्सेप्ट मैंने हमेशा सिखाया है, पुराने बच्चों को पता भी होगा। जब भी कभी ऐसा बोला जाए कि हम किसी एक n नंबर को 6 से डिवाइड कर रहे, 2 रिमाइंडर दे रहे, इसके बाद के जो भी चेंजेस वो नंबर के साथ करने को बोले, तुम वो चेंजेस किसके साथ करोगे, रिमाइंडर के साथ करोगे। उन्होंने बोला कि हमने नंबर को n स्क्वायर प्लस n प्लस 2 कर दिया, तुम n की जगह पर 2 रखते जाना, तुम संख्या की जगह पर रिमाइंडर रखते जाना, हमेशा यही करना और कुछ नहीं करना है। तो इन्होंने बोला है कि यार जब हम n को डिवाइड कर रहे 6 से हमें 2 रिमाइंडर मिला, इनका कहना है कि हमने संख्या कर दी अब n स्क्वायर प्लस n प्लस 2, कोई बात नहीं, हम रखेंगे संख्या की जगह पर, संख्या मतलब n की जगह पर 2, अगर 2 रखा तो ये कितना हो जाएगा, 4 प्लस 2, टोटल कितना हो गया, 8, राइट। डिटेल कॉन्सेप्ट पुरानी क्लासेस में मैं डिस्कस कर चुका हूं, तो अभी सीधे सॉल्यूशन पे ही बात करेंगे। अब पूछो सर जी क्यों रख देते हैं, पुरानी वीडियोस देख लो भाई, है ना, बहुत सवाल लगवाने और ये सारे सवाल तुम्हारे काम के हैं। ऐसा नहीं कि मतलब मैं तुम्हें अगर कोई कॉन्सेप्ट नहीं सिखा रहा हूं तो तुम्हारे साथ कोई जाति कर रहा हूं, तुम्हें जब वो चीज सिखा चुका हूं तो एक ही कॉन्सेप्ट को 20 बार समझाने की जरूरत नहीं है, वो तुम्हारा टाइम किल कर रहा है, उतनी देर में तुम 10 सवाल और लगा सकते हो। तो जिन भी बच्चों को कॉन्सेप्ट नहीं पता है वो पुरानी वीडियोस जाके देखो, चैनल पे पड़ी होंगी, वहां पे ये कॉन्सेप्ट सिखा रखा है मैंने, राइट। तो हमारे पास में यहां पर टोटल हो गया 8, इन्होंने कहा अब इसे डिवाइड करो गुरु 6 से, अगर मेरे भाई मैं 6 से डिवाइड करूंगा तो यहां से रिमाइंडर हमें मिलेगा 2, और यही इस सवाल का उत्तर है, ऑप्शन सी करेक्ट है। लग गया सवाल, अब जिसे ये कॉन्सेप्ट पता है एक लाइन में सवाल लगा के निकल लेगा, राइट। आ जाओ आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, 500 से 650 तक दोनों को सम्मिलित करते हुए ऐसी संख्याएं कितनी हैं जो 3 और 7 दोनों से डिविजिबल नहीं है, ध्यान रखिएगा दोनों से डिविजिबल नहीं है। अच्छा एक चीज है, ये सवाल मैंने जब सिखाया था आपको, मैंने एक अप्रोच बताई थी आपको, मैंने कहा था कि एक लगाना इसमें ऑब्जर्वेशन सिर्फ और सिर्फ तब जब नंबर्स के ऑप्शंस में डिफरेंस ज्यादा हो, क्योंकि इसमें जब आप ऑब्जर्वेशन लगा रहे होते हो ना तो गलती कहां पर होती है, ऑब्जर्वेशन जब लगा रहे हो तो गलती क्या होती है, सिर्फ एक की गलती होगी,
मे भी ऐसा पॉसिबल होगा कि तुम्हारा आंसर, अगर तुमने ऑब्जर्वेशन लगाया तो ऐसा हो सकता है कि तुम्हारा आंसर 86 आए और एक्चुअल आंसर 85 हो। एक या दो का अंतर रहेगा, इतना ज्यादा नहीं रहेगा। तो यार अपन अगर ऑप्शन देखें 21, 99, 87, 121, बहुत दूर दूर ऑप्शन है, तो अपन तो इसमें तो ऑब्जर्वेशन लगा सकते हैं ना। लेकिन अगर यहीं पर सपोज करो एक ऑप्शन में लिख दूं 86, एक लिख दूं 87, अब ऑप्शन ऑब्जर्वेशन लगेगा? अब मत लगाना मेरे भाई। अब तुम्हारा ऑब्जर्वेशन से देखो गलत आंसर आएगा, मैं पहले ही बोल सकूं, कभी कभी आंसर गलत आ सकता है, तो ऑब्जर्वेशन हर टाइम पे मत लगाना। लेकिन जब ऑप्शन इतने दूर हो, अपॉर्चुनिटी है, चूको मत। अब अपॉर्चुनिटी तो क्या करें, ऑब्जर्वेशन क्या है, 500 से 650, कितनी संख्या है, 150 नंबर है। अब तुम कहो नहीं सर जी सम्मिलित कर रहे टोटल 151 है, तो ज्ञान नहीं है ना, बहुत है। मैंने पहले ही बोला ऑब्जर्वेशन है मतलब अप्रोक्सीमेट चीजों के आसपास घूम रहे हैं अपन। तो 500 से अगर हम बात करें 100, 650 तक 150 है, तुम्हारा 151 से मन करे तो 151 से लगा लो, मर्जी तुम्हारी है। ऑब्जर्वेशन में आंसर तुम्हारा एग्जैक्ट आंसर के आसपास आएगा, अपने ऑप्शन बहुत दूर है, आसानी से कर पाएंगे। तो यार मैंने कर लिया यार 150 नंबर कर लिया, मैंने कहा 150, तुम्हारा 151 से मनो तो 151 से कर लेना। अब इन्होंने कहा 3 से डिविजिबल कितने नंबर हैं इसमें, हमारे पास टोटल 150 संख्याओं का खेल है। अगर मैं इसमें पूछूं कि भैया 3 से डिविजिबल कितने नंबर है, तो 3 से डिवाइड कर दो, 50 संख्याएं ऐसी होंगी जो 3 से कटेंगी, राइट। अच्छा 7 से डिविजिबल कितनी है, 21 सत्ते 147, 21 संख्याएं 7 से कट रही हैं। ये वाली संख्या जो है मेरे भाई ये 3 से कट रही है, ये वाली संख्या 7 से कट रही है। अच्छा अब जो यार 3 से कट रही है और 7 से कट रही है, जो दोनों से कट रही होगी वो रिपीट हो गई होगी, तो उसको हटाना है। तो 21 7 यानी 21 से कटने वाली वो 7 संख्याएं रिपीट हो रही होंगी, तो उनको हटा दो। इसका मतलब 50 और 21, 50 और 21 कितना हो गया, 71। 71 में से अगर मैं 7 ये हटा दूं जो रिपीट हुई हैं, तो 71 में से 7 गया, इसका मतलब 64 संख्याएं ऐसी हैं जो 3 या 7 से डिविजिबल होंगी इन 600, 500 और 650 के बीच में, राइट। 64 संख्या ऐसी जो डिविजिबल होंगी। अब इन्होंने कहा कि जो डिविजिबल नहीं है वो बताओ। तो यार अगर 150 में से 64 डिविजिबल हो रही हैं, तो कितनी नहीं हो रही हैं उनका अगर पता करना, ये आ जाएगा 6, 14 में से 6 गया 8, आंसर कितना आया 86। तुमको गुरुजी आंसर तो सही नहीं आया, पहले ही बोल दिया था ऑब्जर्वेशन तुम्हारा 1 2 इधर उधर जरूर करेगा, ये एग्जैक्ट आंसर नहीं है। अगर ऑप्शन पास पास होते फिर हम कैसे कर रहे होते पता है, हम फिर कर रहे होते 499 तक 3 से कितनी डिविजिबल नहीं है, फिर 1 से लेकर 650 तक कितनी है, फिर उनको घटा रहे होते, ये फिर डिटेल प्रोसेस पे जा रहे होते। बट जब हमें अपॉर्चुनिटी दिखी, हमने इस सवाल को तुरंत ही सॉल्व कर लिया ऑब्जर्वेशन लगा करके, आंसर यहां से 87 आपका करेक्ट हो जाएगा। मैंने बोला था एक या दो नंबर इधर उधर आएगा, तुम्हारा 86 आया, अपन ऑप्शन पे गए, 87 सबसे पास दिख रहा है, ठोक दो। ये अपॉर्चुनिटी है, ये एग्जैक्ट सॉल्यूशन नहीं है, फिर से बोल रहा हूं, है ना। ऐसा नहीं कि बोले अनुज सेंगर सिखाए थे, सवाल में ऑप्शंस दे रखे 86 87, और तुम लगा बोले अनुज सेंगर एक दिन क्लास में सिखाए थे मेरे नाम पे बिल फाड़ दो, फिर बाद में बोले बंदा गलत पढ़ाता है। बंदे ने कब कौन सा सॉल्यूशन बताया है, उन चीजों के पीछे का लॉजिक जरूर पता करना है, अधूरा ज्ञान ना लगाना जाके, नहीं तो गलत करके आओगे, समझ गए ना। तो आंसर क्या हो जाएगा यहां से 87। चलिए भाई आगे बढ़ लेते हैं अगले सवाल पे। नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, और मैंने इसके ऊपर एक शॉर्ट वीडियो बनाई है, तो कॉन्सेप्ट डिटेल में डिस्कशन नहीं करूंगा। मैंने सिखा रखा है कि जब 3 7 और 11 मतलब 231 की डिविजिबिलिटी याद हो, अगर एक स्पेशल वीडियो पड़ी है नंबर सिस्टम की, देख लेना जाके, लगभग शायद 18-20 मिनट की होगी, यही कॉन्सेप्ट डिटेल में डिस्कस किया, 5-6 सवाल भी लगवाए थे, राइट। तो क्या सिखाया था कि इस वाले सवाल में 3 3 का पेयर बनाइए, तो आपके पास क्या बना 4xy, और दूसरा क्या बना बोले 28, इनका डिफरेंस ये रहा। अब इनका जो डिफरेंस है, मैंने कॉन्सेप्ट सीधा सीधा ये सिखाया था कि ये जो डिफरेंस है वो 77 का मल्टीपल होना चाहिए। जो नए बच्चे हैं वो कह रहे हो कि सर जी कहां से जा रहा है, मेरे भाई एक बात समझो यार, मुझे हर एक बच्चे के लिए इतना कुछ कंटेंट बनाना है कि कोई भी बच्चा कभी भी अगर मेरे सेशन को अटेंड कर रहा हो तो उसके सिलेक्शन में वो हेल्प करनी चाहिए। इसके लिए मुझे इतना थोड़ा सा करना पड़ेगा, यहाँ पे आप लोगों का एक सपोर्ट चाहिए। आपका दिल करेगा बोले सर जी फिर से कॉन्सेप्ट बता दो, है ना। मैं एक ही बात बोल रहा हूँ, वीडियो जाकर के देख लो यार, मैंने डाली है तुम्हारे लिए डाली है, तो जब तुम्हारे लिए बनाई तो बार बार एक ही कॉन्सेप्ट को 40 वीडियो में क्यों पढ़ाऊं मैं, है ना।
तो देख लो, आपको मिल जाएगा। ज्यादा वीडियो भी नहीं है, कम ही वीडियो, ढूंढने में टाइम भी नहीं लगेगा। नंबर सिस्टम की देख लो जाके कौन कौन सी वीडियो नहीं में मिल जाएगा आपको। ठीक है, अब क्या करें, ये 77 का मल्टीपल हमें रखना है। अब 400 के आसपास 77 का मल्टीपल कौन सा है? 5 बार है। तो अगर 5 से मल्टीप्लाई किया, 5 सत्ते 35 हासिल 3, 5 सत्ते 35 और 3 38, हो गया 400 के आसपास। इसका मतलब अगर हम 4xy में से 28 घटा रहे तो इतना आ रहा है, 28 इधर भेज दो, जोड़ दो। जब जोड़ेंगे तो 8 5 13 हासिल 1, 8 2 10 और 1 11 हासिल 1, 3 और 1 4, सेटिस्फाइड। इसका मतलब ये 413 होना चाहिए, जबकि ये 4xy है, x बराबर 1 y बराबर 3, खत्म, लग गया सवाल। जबकि इस सवाल का सॉल्यूशन किसी भी बच्चे से लगवा के देख लेना, आधे पेज का सॉल्यूशन बनाता है। गलत तो नहीं कह रहा हूं? तो अब क्या करना है, x और y आ चुका है आपके पास में, आपसे कहा है 8x, 8x की वैल्यू 8 माइनस y की वैल्यू 3, अगर 8 में से 3 गया, आंसर 5, ऑप्शन सी करेक्ट है। एक सवाल शायद और भी डाला है इस पीडीएफ में, ऐसे ही है ना, देखते हैं कहां पर है। एक सवाल और है, नहीं है दूसरी पीडीएफ में, इसमें नहीं है, चलो कोई बात नहीं, अगले देख लेंगे, ठीक है, अगली बार देख लेंगे। अब चलो इस सवाल को देखते हैं, बड़ा प्यारा सवाल है, डिस्कशन करने लायक सवाल है, सिलेक्शन फेज में आया है, ग्रेजुएट लेवल में। क्वेश्चन आपको दे रखा है इन्होंने 583, समझिएगा गहराई के साथ में, ए 4 और ए। आपसे बोला यार ये 6 से डिविजिबल है, 6 से डिविजिबल है, 6 की डिविजिबिलिटी हमसे ये कहती है, नंबर किससे डिविजिबल होगा? 3 से और 2 से। अब 2 से अगर डिविजिबल है तो इसका मतलब ए की वैल्यू कितनी हो सकती है? 0 2 4 6 8, यही हो सकती है, राइट? इनके अलावा और कोई वैल्यू ए की रख नहीं सकते आप। अच्छा, अगर मैं 3 की डिविजिबिलिटी लगाऊं यार यहीं पे, तो क्या होगा? अगर 3 की डिविजिबिलिटी लगा रहा हूं तो देखो 8 4 12 और 3, ये खत्म हो गया। अपने पास 5 बचा, 5 में से भी 3 हटा दो तो 2 + 2a, 2 + 2a, ये तुम्हारा 3 से डिविजिबल होना चाहिए, बोलो हाँ या ना? ये तुम्हारा 3 से डिविजिबल होना चाहिए। और तुम्हें यह भी पता है कि तुम a की वैल्यू सिर्फ ये रख सकते हो, राइट? इनके अलावा और a की वैल्यू रखने की पॉसिबिलिटी तुम्हारे पास है नहीं, और a की ऐसी वैल्यू रखो जो ये कट जाए। तो यार अगर 0 रख रहे हैं तो ये 0 + 2 नहीं कटेगा, ये गलत हो गया। 2 रखे, 2 दूनी 4 और 2 6, सेटिस्फाई कर गया। 4 रखना है, 4 दूनी 8 2 10, नहीं कट रहा है। 6 दूनी 12 2 14, नहीं कट रहा है। 8 दूनी 16 2 18, कट रहा है। इसका मतलब ए की कितनी वैल्यूज आ गई? बोले यहां पर ए की पॉसिबल वैल्यूज निकल के आई है 2 और 8। सवाल ने ये पूछा है कि ए की जो भी पॉसिबल वैल्यूज हैं उनका सम बताइए। तो 2 और 8 उनका सम कितना हो जाएगा? 10, ऑप्शन सी करेक्ट है मजेदार, बढ़िया सवाल। ऑब्जर्व चाहिए, और क्या आप कितना बेहतर चीजों को ऑब्जर्व कर पा रहे हो, है ना? अप्रोच चाहिए। आ जाइए आगे बढ़ते हैं मेरे भाई, अगला क्वेश्चन है, चर्चा किया था आपके साथ में अभी थोड़ी देर पहले कि एक सवाल जरूर ऐसा मिलेगा आपको आपके एग्जाम में जहां पर 3 संख्याएं आपको दे दी जाएंगी, आपसे कहा जाएगा कि सेम रिमाइंडर दे रही हैं। तो करना क्या रहेगा? उन संख्याओं का आपस में डिफरेंस निकाल लेना है, उनका डिफरेंस निकाल लेना है। तो अगर मैं यहां से डिफरेंस निकालूं 6 64 54 का 73 06 के साथ, तो 6 में से 4 गया, 2 बचा, फिर 10 में से 5 गया, 5 हो जाएगा, फिर क्या बचा? 12 में से ये गया, 12 में से ये गया, 4 गया, 8 बचेगा, राइट? और बस इतना है, 852, राइट? अब इसके बाद में इनका डिफरेंस निकालो यार, 7 में से 6 गया, 1 आ जाएगा, राइट? 9 में से तो ये 9 ही रहेगा, और फिर 87 और 73, तो ये कितना हो जाएगा? 14। तो ये दो संख्याएं, अब इनका तुम्हें HCF चाहिए, तो तुम्हें HCF निकालने का तरीका आता है, ये भाग विधि वाला, वो लगा दो यार। मैं ऑब्जर्व कर ले रहा हूं यहां से, आप भी कर पाओगे। ये 52 दिख 52 दिख रहा है, ये 91, 13 चौको 52, 2 चौको 8, तो 213 का अगर 4 गुना करेंगे तो ये आ जाएगा। और ये 13 सत्ते 91, 2 सत्ते 14, ये 7 गुना दिख रहा है। तो मुझे यार दिख रहा है, आपको भी शायद दिख पा रहा होगा अब, है ना, कि 2 का 4 गुना 8, 2 का 7 गुना 14, 13 का 4 गुना 52, 13 का 7 गुना 91, 213 का 4 गुना और 7 गुना दे रखा है। तो अगर ऑब्जर्व कर ले तो अच्छी बात, नहीं कर पा रहे तो भाग विधि से सॉल्व कर जाएगा। तो वो जो नंबर है जो इन्होंने कहा है कि अगर हम सबको एक सबसे बड़ी संख्या d से डिवाइड कर रहे हैं, तो वो d आपने फाइंड आउट कर ली मेरे भाई, दैट इज 213। अब इन्होंने कहा कि इससे डिवाइड करने पर हर एक सिचुएशन में रिमाइंडर
आर मिल रहा है, तो अब वो आर फाइंड आउट करना पड़ेगा गुरु। तो अगर वो आर फाइंड आउट करना है तो अब किसी भी एक नंबर को पकड़ लो। मैंने ले लिया यार 6454, मैंने ले लिया 6454, और मैंने कहा कि यार इसको अगर अपन 213 से डिवाइड कर रहे हैं, 213 से डिवाइड किया तो 21 तिहाई 63, राइट। तो 21 तिया 63, 3 तिया 9, तो यहां से बचेगा हमारे पास 6 4। अब तो भाग नहीं जाएगा ना, अब तो भाग नहीं जाएगा, भाग टूटी बिंदी जाएगा, राइट। 30 बार भाग जाएगा, 64 रिमाइंडर आ जाएगा। तो 64 रिमाइंडर आ गया, इसका मतलब ये किसकी वैल्यू हो गई? बोले ये हो गई आर की वैल्यू, ये रिमाइंडर है। सवाल ने पूछा है डी माइनस आर, इसका मतलब सवाल पूछना चाह रहा है 213 माइनस 64। 13 में से 4 गया 9 आ जाएगा मेरे भाई, 20 में से ये गया 14 आ जाएगा, आंसर आएगा 149। ऑप्शन डी करेक्ट है। सीपीओ 2019 के पेपर का क्वेश्चन है। और इस फॉर्मेट के बहुत सवाल आपने देखे होंगे जहां पर सेम रिमाइंडर पर वो लोग बातचीत कर रहे होते हैं, आपसे कह रहे होते हैं कि समान रिमाइंडर मिल रहा है। ऐसे सवाल आपसे बहुत पूछता है, तो करना कुछ अच्छा। कुछ बच्चे इसमें ये भी कंफ्यूज जाते हैं, है ना। वो क्या करते हैं, बोले सर जी पहले और दूसरे में ही करते हैं या दूसरे और तीसरे में। किसी भी संख्या का डिफरेंस निकाल लेना, तुम पहली और तीसरी का निकालो या तीसरी और पहली का निकालो, इतना तो पता ही ना, डिफरेंस हमेशा पॉजिटिव रहेगा। किन्हीं भी संख्याओं का डिफरेंस निकाल देना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। आ जाओ आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाह क्या सवाल है, बहुत अल्टीमेट क्वेश्चन है यार, स्टार लगाओ इस सवाल पे। तो देख पा रहे हो ना यार, स्पीड में जब डिस्कशन कर रहे हो तो सवाल भी समझ में आते हैं और आनंद भी पूरा पूरा बन रहा होता है। चलिए भाई, अब अगर मैं इस सवाल की बात करूं तो हमें दिख रहा है कि इन संख्याओं का एलसीएम दे रखा है के। याद करो एलसीएम वाला एक वीडियो मैंने पढ़ाया है, आप देखो जाके। इतना तुम्हें शॉर्ट कंटेंट बता दिया मैंने कि तुम देखोगे तो तुम्हें मजा आएगा उन वीडियोस को देखने में। उस वीडियो में मैंने बताया था कि एचसीएफ एलसीएम में कभी भी कुछ मानना पड़ेगा, एचसीएफ एलसीएम में कभी भी कुछ भी मानना पड़ेगा तो एक्स बी एक्स फॉर्मेट पे मानोगे। क्या बजा रहे थे देवी? चलो, तो अब क्या करें यार, अपने पास 4 नंबर दे रखे हैं इन्होंने। अगर 4 नंबर होते तो ए एक्स बी एक्स सी एक्स और डी एक्स मानते। बोलो हाँ या ना। बोले हाँ मानते। मैंने कहा गुरु एलसीएम बताओ इनका, एलसीएम कितना होता है? तो आप कहते सर एलसीएम हो जाता है इनका ए बी सी डी और एक्स, यही होता है एलसीएम। जो नॉन रिपीटेड पार्ट थे उसको लिखते थे। अच्छा एचसीएफ कितना होता है? एचसीएफ कितना हो जाता? वो एक्स हो जाता। इसका मतलब यह है यार कि इन्होंने जो बोला है कि जो एलसीएम के है, जब के को हम एचसीएफ से डिवाइड कर रहे हैं, जब हम एलसीएम को एचसीएफ से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? एबीसीडी मिलेगा। एबीसीडी क्या होता है? बोले चारों संख्याओं का कोप्राइम पार्ट, चारों संख्याओं का वो पार्ट जो आपस में कोप्राइम है, जो कॉमन कतई नहीं है। कॉमन मतलब एलसीएम है। अगर हम उन पार्ट को निकालें तो यार अगर यहां से कुछ कॉमन दिख रहा है, मैं नोटिस कर पा रहा हूं ये 11 का मल्टीपल, ये 11 का मल्टीपल, ये 11 का, ये 11 का, 11 का मल्टीपल सब है। ये क्यों बताया तुम्हें? तुमसे कह देता निकालो एलसीएम, लेकिन वो एलसीएम निकालने में तुम्हें कैलकुलेशन फेस करनी पड़ती। उस कैलकुलेशन को कम करने के लिए कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं कि ऐसे कर सकते हो आप। तो अगर मैं वो 11 हटाऊं यार यहां से, तो ये कितना बचेगा? 15 बचेगा। बोलो हाँ या ना। ये कितना हो जाएगा? 16 बचेगा। यहां पर 3 और 5 35 बचेगा। और ये कितना बचेगा? 4 और 5 45 बचेगा। यही तो बचा। अब इसका कोप्राइम पार्ट फाइंड आउट करो। अब यहां पर 5 है, यहां पर 5 है, एक ही बार लेना है ना अपने को, क्योंकि कॉमन कुछ भी नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए तरीका क्या है आपके पास? उसके लिए सबसे बेहतर तरीका क्या है? बोले सर एलसीएम ले लेते, सबसे काम खत्म, सब झंझट खत्म, एलसीएम ले लो। अगर यार इनका एलसीएम लेना शुरू किया, हमें 2 मिल रहा है, 2 का मल्टीपल मिल रहा है 16। याद करो पावर फैक्टर सिखाया था 16। 3 का हमें 9 मिल रहा है, 5 का 5 मिल रहा है और 7 का 1 मिल गया 7। 5 दूनी 10, 0 बना लो। 8 निम 72, फिर 7 दूनी 14, 7 सत्ते 49 और 1 50। तो आंसर आ जाएगा तुम्हारा 50 40। और यही इस सवाल का आंसर है। बहुत मजेदार सवाल, ऑप्शन सी करेक्ट है। और बाकी जिनको डिटेल में इनका एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, शौक से निकालो यार, मुझे कोई आपत्ति नहीं, मुझे कोई परेशानी नहीं है, गो फॉर इट, ठीक है, कोई समस्या वाली बात नहीं है। ओके, चलिए आगे बढ़ लेते हैं अगले सवाल पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सीजीएल 2020 में पूछा गया, 2019 में पूछा गया था, तब यहां पर 732 यूज किया था और रिमाइंडर 12 आया था। 5-6 बार एसएससी पूछ चुका है सवाल।
यहां पर फैक्टर्स की बात है। इन्होंने बोला कि 200 को जब हम x से डिवाइड कर रहे हैं तो 8 रिमाइंडर आया। x की कितनी वैल्यूज हो सकती है, मतलब ऐसे कितने नंबर हो सकते हैं x के जिन्हें हम मतलब डिवाइड करें 200 को तो हमें 8 रिमाइंडर मिल जाए। तो यार इस सवाल के पीछे का लॉजिक क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है? अगर हम 200 को डिवाइड कर रहे हैं और 8 रिमाइंडर आया, क्या हुआ? 8 रिमाइंडर आया, इसका मतलब यह हुआ होगा कि 192 पूरा पूरा कटा होगा। बोलो हाँ या ना? अगर 200 को डिवाइड कर रहे हो और 8 रिमाइंडर चाहिए हमें, तो इसका मतलब 192 पूरा पूरा, कहां देख रहे हो, 192 पूरा पूरा कटा होगा। यही तो बात रही ना। तो अब 192 को पूरा पूरा डिवाइड करने के लिए क्या चाहिए? 192 के फैक्टर्स चाहिए। तो 192 के कितने फैक्टर्स हो सकते हैं? तो पहला पॉइंट यहां पर लगेगा। ये सवाल इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, उसके पीछे का रीजन समझा रहा हूं। पहला यहां पर कॉन्सेप्ट ये लगा, आपने ये लगाया यहां पर रिमाइंडर कॉन्सेप्ट। अब लगेगा तुम्हारा फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम, 192 के कितने फैक्टर हैं? आप कहोगे 64 तिहाई 92 होता है, 2 की पावर 6 गुणे 3 की पावर 1। तो यहां से अगर फैक्टर्स पता करने हैं तो 6 + 1 7, 1 और 1 2, इसका मतलब टोटल 14 फैक्टर होंगे। कितने होंगे? 14 फैक्टर होंगे। मतलब ऐसी 14 संख्याएं हैं जो 192 को काट सकती हैं। तो कौन कौन सी होंगी जरा वो भी डिटेल थोड़ा सा समझा रहा हूं डिटेल में। कौन कौन सी, अगर मैं 14 फैक्टर निकालूं, वैसे निकालने की जरूरत नहीं है, बट अगर फिर भी मैं निकालूं, समझो सिखा रहा हूं कुछ, तो क्या संख्याएं आएंगी यहां से? तो 14 के फैक्टर आएंगे 1 2 3 4 6 8, 2 का ये हो गया, 4 का 4 तिहाई 12, फिर 8 तिहाई 24, बीच का 16 रह गया, 16 24, अब 32 और 16 दूनी 48, फिर 64, फिर 32 तिहाई 96 और 192। गिन लो, हो गए 14 फैक्टर। ये वो 14 संख्याएं हैं जो 192 को पूरा पूरा काट सकती हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 मिल गए फैक्टर। तो यार ये वो संख्या है x की पॉसिबल वैल्यू। लेकिन एक पार्ट फिर से रिमाइंडर थ्योरम का, रिमाइंडर थ्योरम के एक सवाल रहता है, मतलब ये कॉन्सेप्ट रहता है कि जब भी हम किसी से भाग दे रहे हैं, वो नंबर हमेशा रिमाइंडर से बड़ा होगा। बात समझ में आई ना? जिससे भी हम डिवाइड कर, डिवाइजर हमेशा रिमाइंडर से बड़ा होगा। अब यार अगर मैं किसी भी नंबर को 2 से डिवाइड कर रहा हूं, क्या वो 8 रिमाइंडर दे पाएगा? नहीं दे पाएगा। इसका मतलब यार ये जो हमारी x की वैल्यू है, ये 2 तो हो नहीं सकती, 1 नहीं हो सकती। 3 से डिवाइड करने पर भी 8 रिमाइंडर, कहां तक कैंसिल करेंगे? बोले सर 8 से डिवाइड करने पर भी 8 रिमाइंडर नहीं देगा, पूरा पूरा कट जाएगा। तो बेसिकली 14 में से 6 वैल्यूज तुम्हारी बेकार हो गई, बाकी की सब तुम्हें 8 रिमाइंडर दे जाएंगी। तो 14 में से 6 बेकार हो गई। इसका मतलब x की टोटल 8 वैल्यूज होगी। उन्होंने वही पूछा कि x के कितने मान संभव है? 8 मान संभव है। कौन कौन से हैं? तुम्हारे सामने है कि x का मान 12 पॉसिबल है, 16 24 32 48 64 96 और 192, ये इतनी वैल्यूज x की पॉसिबल है। मजेदार सवाल हैं। जो सेशन में क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस किए जाते हैं, वो हमेशा आपके एग्जाम की एनालिसिस करके ही निकाले जाते हैं कि ऐसे सवाल बच्चों को सिखाओ जिससे बच्चों के कॉन्सेप्ट भी बिल्ड हो, प्रैक्टिस करने में उन्हें काफी कुछ सीखने को भी मिले, और वो सवाल उनके एग्जाम में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पूछे जा रहे हो। राइट? हर तरीके से टाइम को फ्रूटफुल बना के देखो यार। अब जैसे ये एक सवाल है, अभी थोड़ी देर पहले ही अभी हम लोगों ने चर्चा करी है कि बहुत मजेदार सवाल है यार ये, तो इस पे स्टार लगा लेना। हमने अभी चर्चा करी, किसी संख्या को जब d से डिवाइड किया तो 15 रिमाइंडर मिल रहा है। इन्होंने कहा संख्या का 10 गुना कर दो। अभी हमने क्या सिखाया? वो जो भी काम संख्या के साथ करेंगे, तुम किसके साथ करने वाले हो? रिमाइंडर के साथ। उन्होंने कहा रिमाइंडर कितना है? बोले सर रिमाइंडर है 15। सवाल बोला संख्या को 10 गुना करो। हमने कहा हम रिमाइंडर को 15 गुना 10 गुना करेंगे, तो हमने यार रिमाइंडर को 10 गुना कर दिया और ये आ गया 150। इन्होंने कहा जो रिमाइंडर को 10 गुना कर लिया, संख्या को 10 गुना कर लिया, हमने फिर से d से डिवाइड किया, और d से डिवाइड करने पर हम देख रहे हैं कि अब रिमाइंडर कितना मिल रहा है? 6। तो आप क्या करोगे कि आप 150 को d से डिवाइड करोगे, और डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर आपका कितना आएगा? 6 आएगा। यही तो कुछ कहानी रहेगी मेरे भाई, बोलो हाँ या ना? यही कहानी रहेगी। अब यार ये 150 को अगर 6 से डिवाइड, d से डिवाइड करके 6 रिमाइंडर लेकर के आए, ये 150 को अगर डिवाइड करके 150 को अगर डिवाइड करके
आपके पास 6 रिमाइंडर आ रहा है। इसका मतलब अभी अभी सिखाया पिछले सवाल में 144 पूरा पूरा कट गया होगा, मतलब डी ने 144 को पूरा पूरा काट दिया होगा, तभी तो 6 रिमाइंडर मिला होगा, राइट। तो इसका मतलब डी की वैल्यू कैसी होगी? बोले सर वो वैल्यू होगी जो 144 को पूरा पूरा काट जाए। यही सिखाया ना अभी पिछले सवाल में। पिछले सवाल का बड़ा इंपॉर्टेंट यूज दिखेगा तुम्हें इसमें। ये पूरा कॉन्सेप्ट कहां से आया? बोले पिछले सवाल से आया कि 150 में से 6 रिमाइंडर चाहिए, इसका मतलब 144 पूरा पूरा कटेगा। अब जरा अपने ऑप्शंस को देखो, 9 काट रहा है 144 को, 16 में 144 कट रहा है, 16 काट रहा है, बोले हाँ 12, अभी 12 12 144, 18 8 144, चारों काट रहा है, कौन को टिक करे? मिनिमम पूछा है इन्होंने। इन्होंने क्या पूछा है? डी का न्यूनतम मान बताइए। तो न्यूनतम मान कौन सा फिर डी का सही है? ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन ए करेक्ट है। बोले ये लगा दो तालियां। थप क्यों? थप करोगे? सही है। क्या होगा यहां पे? 9 सही होगा या नहीं? एक चीज मैंने अंडरलाइन कर रखी, अगर नजर डालो आप, बाकी चीजें सही थी यार, डी 9 पॉसिबल था यार, काट रहा है 144 को, लेकिन उन्होंने क्या रखा है कि डी से डिवाइड करने पर 15 रिमाइंडर आ रहा है। पिछले सवाल में ही सिखाया कि जो डिवाइजर होता है वो हमेशा रिमाइंडर से बड़ा होता है। मतलब अगर यार रिमाइंडर 15 दिया है तो डी की वैल्यू 9 कभी हो ही नहीं सकती। डी की वैल्यू हर हालत में 15 से बड़ी होनी चाहिए। तो 15 से बड़ी होनी चाहिए, तो 1 और 2 ये दोनों रास्ते से निकल लिए। अब तुम्हारे पास चांसेस हैं दो ऑप्शन के, 16 और 18, राइट। अब तुम बताओ इनमें से मिनिमम कौन सा है, क्योंकि डी का न्यूनतम मान चाहिए, तो मिनिमम कौन सा संभव है? बोले सर 16, ऑप्शन सेकंड करेक्ट है। ये अप्रोच है। अब ये चीजें तुम्हें कहीं किताब वगैरह में नहीं मिलने वाली है, इनके लिए तुम्हें प्रैक्टिस करना पड़ेगा, चीजों को सीखने पड़ेगी। यही होता है एक टीचर और एक किताब में फर्क, राइट, कि जितनी चीजें बेहतर तरीके से आप समझ सकते हो। तो इसलिए सेशन के साथ में रेगुलरिटी करेक्टेड रहा करो। डेली एक वीडियो 2 वीडियो में डलवाता हूं। अभी मैं कुछ कॉन्सेप्ट की वीडियो बना रहा हूं, वो कॉन्सेप्ट की वीडियो आपको भेजूंगा। बहुत इंपॉर्टेंट ऐसे कॉन्सेप्ट हैं, लगभग 38-40 कॉन्सेप्ट हैं। वो सारे कॉन्सेप्ट की वीडियो आपके लिए प्रोवाइड करवा दूंगा। वो अगर कॉन्सेप्ट आप सब देख ले रहे हो, अच्छे से सीख ले रहे हो, तो आपके पेपर में आने वाले लगभग 60% से 70% सवाल उन्हीं कॉन्सेप्ट से रिलेटेड रहते हैं। तो वो चीजें देखिएगा। आप अगर चैनल के साथ जुड़ोगे तो आपको फायदा मिलेगा, है ना। बाकी ज्ञान के लिए तो दुनिया में हमेशा कहता हूं। ठीक है, चलिए भाई आ जाइए, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। नेक्स्ट चलिए भाई, तो हो गया आज का सेशन। ये था आपका नंबर सिस्टम का सेशन। थोड़ा सा स्पीड अप रखा चीजों को, बट फिर भी थोड़ा सा टाइम लग गया, क्योंकि कुछ ना कुछ तो डीप डिस्कशन निकल ही जाता है सवाल को देख के, और लगता है कि यार इसको बच्चे के साथ डिस्कस किया जाए, राइट। तो उम्मीद करते हैं आज के सेशन में आप लोगों ने काफी कुछ सीखा होगा, है ना। और इस तरीके से और भी सेशन चलते रहेंगे। क्या बात है देवी। तो इस तरीके से और भी सेशन चलते रहेंगे, उनके साथ आप पढ़ाई करते रहिएगा। और हाँ, एक चीज और, एक बच्चा है, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि मेंस्ट्रुएशन की क्लास, वो बच्चा बार बार कह रहा है मेंस्ट्रुएशन की क्लास आएगी। तो मेरे भाई मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, मेंस्ट्रुएशन की 4 क्लासेस कंडक्ट करी जाएंगी जल्दी ही, और एक साथ करी जाएगी। 2 क्लासेस 2D पे रहने वाली है, 2 क्लासेस 3D पे रहेंगी, ओके। और इसी वीक कंडक्ट करी जाएंगी। तो जिस भी बच्चे का मेंस्ट्रुएशन वीक हो, रेगुलरिटी बनाए रहना। और मैं तो कह रहा हूं सभी बनाओ यार, सबके काम की चीजें चल रही हैं, है ना। और अगर आपको अच्छा लगा करे ये सब सेशन वगैरह, तो इनके लिए डिस्क्रिप्शन पे कमेंट बॉक्स में बताया करो, फीडबैक दिया करो, लोगों के साथ शेयर किया करो अगर कर सको तो। बाकी तुम्हारी मर्जी, नहीं करना तो मत करो, ओके। लेकिन पढ़ते जरूर रहो, बना पढ़ने के लिए रहो। तो शेयर करना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ पढ़ाई करना जरूरी है, उसको करते रहो। बाकी मुलाकात करेंगे अगली वीडियो में। ख्याल रखो अपना, बाय बाय, टेक केयर।